नमस्कार, आदाब दोस्तों, डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। चुनाव अब लगभग ख़त्म होने को है, आखिरी फेज़ बचा है पोलिंग का और बहुत मिस्टीरियस चुनाव ये रहा है, बहुत दावे-प्रतिदावे और 2024 का चुनाव पिछले चुनावों से बहुत अलग है और इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की तो तैयारी है ही है काउंटिंग को लेकर, लेकिन सिविल सोसाइटी की बहुत तैयारी है और हमारे साथ इस वक़्त सिविल सोसाइटी की बहुत सीनियर मेंबर और सीनियर जर्नलिस्ट तीस्ता सीतलवाद जी हैं। और तीस्ता जी, आपका स्वागत है। और जैसा मैं कह रहा था नमस्कार, कि ये नमस्कार। चुनाव बहुत डिफरेंट है तीस्ता जी, और जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेके बड़े सवाल हैं, काउंटिंग में क्या होगा उसको लेके बहुत सवाल है और जनता के बीच बहुत संदेह है और ये चुनाव बहुत फर्क है। तो पहली बात कि चुनाव फर्क कैसे है पिछले चुनावों से, फिर हम आते हैं कि सिविल सोसाइटी की तैयारी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की जी। तैयारी क्या है काउंटिंग को लेकर। जी, प्रशांत जी, एक्चुअली आपने बहुत ही एक अहम और पेचीदा मुद्दा चुना है बातचीत के लिए। ये तो मतलब मैं मानती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में अ, इस डिग्री का शक और डिस्ट्रस्ट जो आम आवाम में संसाधन को लेकर हो गया है। उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, बाकी भी संसाधन है जैसे कि पुलिस वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ हद तक हमारे उच्च न्यायालय के बारे में भी सवाल हो रहे हैं। मगर इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे कि मुझे अभी भी याद है, मैं 16.5-17 साल की थी जब आपातकाल के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे 77 में। और मुझे जी जी। याद करके मुझे आश्चर्य लगता है कि उस वक्त जनता लग गई थी, सरकार को हरा दिया, मगर कभी ये शक मन में नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी से हटकर बायस तरीके से काम करेगा, निष्पक्षता छोड़ देगा। अपना जो मतलब संवैधानिक उनका एक बुनियादी एक फर्ज है कि वो निष्पक्ष रहे, वो उन्होंने उस वक्त भी छोड़ा नहीं। तो वही बात आपको बताती है कि उस वक्त के आपातकाल और इस वक्त की परिस्थिति और इस तरह की जो सरकार है, जिस 10 साल जिसको हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल, हम इस तरह के फ्रेज यूज करने लगे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि वहां पे कोई आइडियोलॉजिकल मूव नहीं था, यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल असॉल्ट है भारत हिंदुस्तान पे, पूरे हमारे गणतंत्र पे। वो चाहते हैं कि हमारा गणतंत्र का ढांचा ही बदल जाए। इसीलिए जी ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नकार के उन्होंने अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय को स्टे नहीं किया, सिर्फ वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और इसलिए मुझे लगता है ये जो शक और सुबह का जो माहौल है वो लोगों के बीच में है और लोग अपनी तैयारी करके बैठे हुए कि हम ये चुनाव को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। मैं उसी तैयारी की बात करना चाहता हूँ कि तैयारी में बैठे हैं, आपने कहा बहुत शुरू से सुन रहे हैं तीस्ता जी इस बारे में कि चुनाव जनता लड़ रही है और इसके पहले का चुनाव जिसको जनता ने लड़ा था वो मुझे भी 77 का याद आता है। बाकी सारे चुनाव यूजुअल प्रोसेस थे, हो गए, सत्ता हस्तांतरण भी आसानी से हो गया, 77 में भी हो गया। दो बातें हैं, एक तो ये भी अटकलें हैं बहुत शुबा है कि अगर मोदी साहब चुनाव हारते हैं तो क्या सत्ता छोड़ेंगे, क्या वो ट्रंप की तरीके से तो नहीं करेंगे। ट्रंप, जब हम आपसे बात करें तो ट्रंप दोषी करार दे दिए गए अमेरिका में, तो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे वो आगे हम देखेंगे। लेकिन भारत में ये आशंका व्यक्त की जा रही है। तो 1 तारीख को मतदान होगा और 1 तारीख को, 1 जून को ही शाम को एग्जिट पोल आना शुरू हो गए और ये एग्जिट पोल हम जानते हैं कि परसेप्शन बिल्डिंग भी है, एक माहौल बनाने का काम है। बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाने का काम किया है, तमाम जिन लोगों ने सर्वे किए, जिन लोगों ने सर्वे नहीं भी किए, तो बहुत सारे लोग माहौल संख्या लेकर, गिनती लेकर आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी, जो मैं जान रहा हूँ कि उसने, देश भर की सिविल सोसाइटी ने अभी हाल में बैठक की, उसमें बहुत सारी मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, बहुत सारे लोग वहाँ शामिल हुए उसमें और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी शामिल हुए। सिविल सोसाइटी की क्या तैयारी है कि ये निष्पक्षता जो है वो कायम रह पाए, एक एक करके। जैसे उसमें ट्रांजिशन कमीशन की बात भी है,
तो क्या-क्या तैयारियाँ हैं पहले, फिर हम उस पे आगे आएँगे? सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने खुद कहा कि कल के दिन मतलब 1 तारीख को जैसे आखिरी चरण का चुनाव खत्म होने आएगा, तो आप पूरा एक फ्लड देखेंगे, एग्जिट पोल्स का शुरू हो जाएगा। और एग्जिट पोल्स चूंकि गोदी मीडिया पे इतना आ, शक की नजर से हम देखते हैं, और ये वाजबी भी है क्योंकि पूरा एक नैरेटिव चलाने का काम कमर्शियल मीडिया में, उसको नेशनल मीडिया भी कहती नहीं हूँ, ये कमर्शियल मीडिया अपने 10 साल में पूरे सरकार का ही काम कर ले बैठा है। कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग, कुछ सरकार की नीतियों पे सवाल नहीं करते, तो यही एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल शायद पेश करेंगे, मतलब यही कमर्शियल चैनल्स। तो अगर यही कमर्शियल चैनल्स पेश करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा शक है लोगों के मन में कि किस तरह के एग्जिट पोल आने वाले हैं। तो ये हुई एक बात। साथ साथ मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि कर्नाटक में तीसरा जी, इसमें मैं रोकूंगा कि एग्जिट पोल आने वाले हैं, और एग्जिट पोल कैसे आएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। मुझे आवाज़ कुछ खड़खड़ की आपके माइक्रोफोन से आ रही है, तो क्या उसकी पिन अगर आप ठीक कर लें अच्छा, तो। मैंने कर लिया, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, अब आवाज़ ठीक है। तो एग्जिट ठीक। पोल में क्या अटकलें लगाई जा रही, कैसे एग्जिट पोल आएंगे? क्या 300 पार 400 पार दिखाने वाले एग्जिट पोल माहौल बनाने के अभी लिए? देखो, हम तो ना आप और हम ज्योतिष है, सो हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा, मगर जिस तरह से कुछ कुछ चीजें हुई है गए 2 महीने में, जैसे बड़े बड़े नाम जो एग्जिट पोलस्टर हैं, जो इंडिया टुडे वगैरह से जुड़े हुए, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने कुछ अपना मन व्यक्त किया, फिर उसको पीछे ले गए। तो इस तरह की जो चीजें थोड़ी बहुत निकलते आई हुई, ऐसे लगता है कि उन पर भी कुछ ना कुछ दबाव है। तो वो तो कल ही खैर पता चलेगा कि एग्जिट पोल में क्या आएगा या नहीं। मगर जो तैयारी की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात मैं आपको कहूंगी कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, और मतलब सामाजिक संगठन जो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने स्टेट लेवल सर्वेस करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये भी एक जमहूरियत और लोकशाही में बड़ी एक वाजबी इंटरवेंशन है, और जरूरी इंटरवेंशन है कि हम क्यों सिर्फ एक कमर्शियल एग्जिट पोल को ही एक स्थान दे, लोगों के मन में बैठाने की कोई बात है। दूसरी भी तरीके होते हैं, आप भी इतने साथ पत्रकार रहे हैं, मैं भी रही हूँ, हम लोग भी जब घूमते थे पहले, जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, तो हम किस तरह से कुछ चुनाव का कुछ ये निकालते थे, लोगों के बीच में घूमे, कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे, 50-100-200 लोगों से बात की, और उसके बाद कुछ ना कुछ नतीजा निकलता था कि शायद इस तरह आवाज आ रही है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टमैटिक तरीके से इसी तरह के पोल, समझिए आप राजस्थान से, या समझिए आप उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से, या कर्नाटका से निकलते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो अ वैलिड काइंड ऑफ अ पीपल्स पोल। एग्जिट पोल मतलब एग्जिट पोल का नाम न भी दें हम, तो एक जनता का एक पोल तो है ही। तो एक तो ये तैयारी है अलग अलग इंडिपेंडेंट मीडिया तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब की। ये बहुत सारे एग्जिट पोल आने वाले हैं, अलग अलग हम अपे, इंडिपेंडेंट हम मीडिया के अपेक्षा भी एग्जिट रख रहे पोल। हैं हम अपेक्षा रख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम करने वाले हैं। तैयारी तो दिख रही है, अभी कल पता जी, चलेगा कि किस हद तक पूरा देश वो कवर करते हैं कि नहीं, पूरे राज्य कवर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही अनोखी एक एक्सपेरिमेंट रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंट्रलाइज नहीं है। ये मतलब एक आइडिया पिकअप हुआ, आइडिया दिया गया कर्नाटका के चुनाव में, उसके बाद सितंबर में मीटिंग हुई बैंगलोर शहर में, मगर उसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से ये मुहिम चलाई है। ऐसा नहीं कि एक वो मॉडल है कि जो इसी तरह जा रहा है या उसी तरह जा रहा है। लोग, आवाम, जनता, चाहे वो किसान संगठन हो, श्रमिक संगठन हो, बाकी बाकी जो जनता के बीच में संगठन होते हैं, इलेक्शन वॉच जैसे लोग, एडीआर जैसे लोग, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी उसमें शामिल है, उनको लगा कि इस चुनाव में हमको संगठित स्तर पे कुछ ना कुछ इंटरवीन करना चाहिए। तो जो राजस्थान में किया जा रहा है वो कर्नाटका से थोड़ा अलग होगा, जो यूपी में किया जा रहा है वो थोड़ा बाकी राज्यों से अलग होगा, मगर कुछ ना कुछ जरूर इस तरह का इलेक्शन वॉच और वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, और उसी प्रोसेस से ये पोल करने का एक प्रक्रिया भी इमर्ज हुई है, और कल आप इसको देखेंगे। एक सवाल आता है फॉर्म 17C का, बहुत चर्चा में जी। है कि फॉर्म जी। 17C कलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तमिलनाडु ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पेश किया है कि उन्होंने सारे फॉर्म 60,000 से भी ऊपर पोलिंग बूथ के मंगा लिए, सेंट्रलाइज कर दिया है। केरल में भी हुआ, काफ़ी हद तक कर्नाटका में हुआ है।
कितना और बाकी जगह ये हो पाया है? देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगी कि जब ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई मध्य में मार्च महीने में, तो हालांकि लोगों का उत्साह बहुत था इंडिया इंडिया अलायंस को लेकर, क्योंकि जब वो अनाउंस हुआ अगस्त 31 को गए साल, तो लोगों को लगा अब कुछ हराने की उम्मीद है ये सरकार की। मगर उसके बाद में कुछ न कुछ महीनों तक साथ में अलायंस नजर नहीं आया, तो इसीलिए लोग थोड़े से निराश थे। मगर जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया बढ़ती गई, हमने खुद देखा कि इंडिया अलायंस की पार्टीज ने भी खुद ये तैयारियां शुरू की। तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि डीएमके तो बहुत ही मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयार रहा। मगर मैं अपने राज्य के बारे में बात करूं जो महाराष्ट्र है, वहां पे मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ कि तीनों जो महाविकास आघाड़ी के तीनों जो पार्टीज हैं, उसमें शिवसेना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तीनों के तीनों ने कुछ हद तक तैयारी रखी है 17C को लेकर। ऐसे नहीं है कि जानकारियां नहीं है, और मैं तो इतना भी कहूंगी 75 to 85% उन्होंने फॉर्म लेके रखे हैं ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की। और दूसरी बात मैंने कहा कि चाहे वो असम हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, वहां पे भी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं, मुख्य स्तर पे कांग्रेस है, उन्होंने भी इस बार डिसऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा है। उन्होंने कुछ हद तक सिस्टम बनाने की कोशिश की है और कुछ ट्रेनिंग्स रखे हैं, और 17C फॉर्म भी लेने की कोशिश ये राज्य में हुई है। वहां पे कितने प्रतिशत हुए मैं दावे से नहीं कह सकती हूँ, मगर कुछ कॉन्शियसनेस है महाराष्ट्र में, दावे से कह सकती हूँ। काफी हद तक ये काम कई राज्यों में, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहाँ ये जी काम हुआ है। और जी ये किसी भी तरीके के इलेक्शन फ्रॉड में एक थोड़ा सा चेक तो जरूर पैदा करेगा। बिल्कुल कुछ और फैसले वहाँ हुए हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है। वो रेजोल्यूशन के मोटे मोटे क्या बिंदु हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा कि कंट्रोल रूम बन रहा है, वो कंट्रोल रूम क्या करेगा, कहाँ कहाँ बन रहा है, जरा बताएं उसके बारे में। देखिए, इसमें एक मोटा हिस्सा जो होगा वो सिटीजन विजिलेंस वॉच ऑन काउंटिंग डे। मतलब 17C का तो मामला अगर एक हद तक ठीक ठाक हुआ भी, तो बाकी भी मुद्दे काउंटिंग में आ सकते हैं, और उसको लेकर भी बहुत शक और शुबा है लोगों के दिमाग में, कैंडिडेट्स में, इंडिया अलायंस की भी इस पार्टीज में, कि क्या वहां पे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, पर्टिकुलरली जो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रहा है इस वक्त, वहां पे क्या निष्पक्षता से वो आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स संविधान का पालन करते हुए काउंटिंग बिल्कुल सलीके से कराएंगे कि नहीं, एज पर द रूल बुक ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो 1961 का रूल्स है, एज पर कॉन्डक्ट रूल। तो इसीलिए अभी भी वो शक है कि पूरी तरह 17C से मामला सॉर्ट आउट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर भी बहुत शक है, क्या पोस्टल बैलेट्स में कुछ बढ़ावा हुआ है कि नहीं, पोस्टल बैलेट्स का काउंटिंग शुरू में होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। काउंटिंग एक बार शुरू हुआ तो शुरू होने से पहले एक कॉपी 17C फॉर्म का, मतलब ईवीएम के सील के अंदर भी रहता है, तो उसको टैली करना, फिर काउंटिंग शुरू करना, फिर आपका बैटरी देखना, फिर शुरुआत की टाइम, बंद होने का टाइम, ये सब बहुत सारी बारीकी से पहली बार मुझे लगता है कि हम लोगों ने सब सिर्फ खुद एक सेल्फ एजुकेशन किया है प्रोसीजर में, और साथ साथ बहुत सारे क्रिएटिव वीडियोस, मैनुअल्स वगैरह बना बनाकर पार्टी तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसीलिए सबसे पहले जो हिस्सा है रेजोल्यूशन में कि देयर बी काउंटिंग विजिल रखा जाएगा मंगलवार के दिन 4 तारीख को, और जो आपने जो हेल्पलाइन की बात की, 2 जगह कंट्रोल रूम होंगे, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, और उसमें दोनों उसके 4 या 5 हेल्पलाइन नंबर्स आ जाएंगे आज शाम तक, और वो फैलाए जाएंगे वाया सोशल मीडिया कि ये आपके हेल्पलाइन नंबर्स है उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण में पश्चिम भी आ जाएगा, उत्तर में पूर्व भी आ जाएगा, ये सब एक्सप्लेन किया जाए। ये कंट्रोल रूम कंप्लेंट्स जो नोट डाउन करेंगे, काउंटिंग डे पे किस किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, आपको पता ही है कि दबंगाई होती है, वोटिंग बराबर नहीं हो रहा है, कुछ कंप्लेंट किसी ने डाला, वो वहाँ के दर्ज नहीं हो रही बराबर। दूसरा एक मसला काउंटिंग एजेंट के ये होता है कि बाहर नहीं आके बता नहीं सकते ये बात, मतलब क्योंकि एक बार आप अंदर गए
तो आपको अंदर ही रहना है। तो ये बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज कैसे बने। हर काउंटिंग सेंटर के बाहर अगर जनता एक शांतिपूर्वक तरीके से खड़ी है ऑन द वॉच कि अगर कोई गड़बड़ हो तो हम लोग देख सके, तो बाहर तक ये खबर कैसे फैलाई जाए। तो जैसे हमारे पास कंप्लेंट आती है कि कुछ काउंटिंग में सब्सटैंशियल रूप से कंप्लेंट फाइल करने की लायक चीज हुई है, तो हमारा एक लीगल सेल बन रहा है, लॉयर सेल विच इज ऑल इंडिया सेल। ये कंप्लेंट उनके पास जाएगी और प्री फॉर्मेटेड कंप्लेंट्स हम लोग आज ही कल में तैयार कर रहे हैं, और वो कंप्लेंट्स ड्राफ्ट करके वापस भेजी जाएगी और लोकल लेवल पे वो फाइल होगी और ऑनलाइन भी फाइल होगी, ताकि हम एंड ऑफ द डे या रात तक बता सके कि इतने इतने कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं और हम फाइल कर रहे हैं। तो ये एक बात। जी दूसरी बात ये भी है कि ये ट्रांजिशन कमीशन की जो आपने बात की, ट्रांजिशन इंटेग्रिटी कमीशन की बात थी, उसकी जो एक प्रेरणा और इंस्पिरेशन जो आया वो ट्रंप से ही आया, अमेरिका से हमें मिला। क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि जिस तरह पूरा व्हाइट हाउस पे कू करने की कोशिश की गई और कैपिटल हिल पे, हाँ। उसको लेकर भी बहुत सारी बहुत सारी चीजें चर्चा में है इस वक्त। मेरे दिमाग में तो यही बात होती है कि हमने 14 अप्रैल को देखा कि नॉर्थ ब्लॉक में एक बहुत बड़ा फायर होता है, उसके बाद इनकम टैक्स आयकर भवन में फायर बहुत बड़ी आग लगती है, भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में आग लगती है। ये आग क्या है, क्यों है, कोई भी एक्सप्लेनेशन ये सरकार तो लोगों को देती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली प्रेस जो कोट अनकोट कमर्शियल प्रेस है, मेन स्ट्रीम नहीं रहा, वो सवाल भी नहीं करता सरकार से, मंत्रियों से। हालांकि इतने इंटरव्यूज आए हैं गृह मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, पर उनको कभी ये आग के बारे में पूछा नहीं कि ये आग के पीछे क्या था, कारण कुछ ढूंढे क्या, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ क्या। फिर कुछ बातें आर्मी प्रेजेंस को लेकर हो रही है, सीआरपीएफ को लेकर मतलब बहुत सारी चीजें लोगों के बीच में खबरें घूम रही है, क्योंकि एक विश्वास ही सरकार के साथ लोगों का टूट गया है। और मुझे लगता है जब जनता आवाम का विश्वास टूट जाता है तो एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी है तो हम देखेंगे वो चीज। तो इसीलिए कम्युनिकेशन चैनल जब ओपन नहीं होता है तो ज्यादा शक होता है, और यही हम लोग यही परिस्थिति में से जूझ रहे हैं। और इसीलिए उसी अमेरिका से प्रेरणा लेते हुए ये ट्रांजिशन कमीशन की सोचेंगे, जहाँ पे अभी नाम पूरे हमारे पास नहीं है, मगर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स उसमें रहेंगे, और उनका यही काम रहेगा ऑब्जर्व करना कि क्या क्या हो रहा है संस्थान की तरफ से, कि मतलब कि इलेक्शन कमीशन कैसे बिहेव कर रहा है, पार्टी इन वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग। आपको या मतलब दर्शकों को आपको पता होना चाहिए कि ये जो सरकार इस वक्त बैठी है दिल्ली में, वो केयरटेकर गवर्नमेंट है। इट कैन नॉट टेक पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, फिर भी लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये सरकार कैसे बिहेव करती है, इलेक्शन कमीशन कैसे बिहेव करता है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे बिहेव करते हैं। और अगर जैसे लोगों को लगता है, हमारे पास कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, मगर अगर ऐसे होता है कि विपक्ष का अच्छा चांस बनता है सरकार बनाने के लिए, परिस्थिति बनती है कानूनी, तो ये कानूनी अगर परिस्थिति ऐसी बनती है तो चांस फ्री एंड फेयर वे में देना चाहिए इंडिया अलायंस को, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो मैंडेट है वो छीना जाए। मतलब यही लोगों के दिमाग में है। वो पता तो चलेगा ये काउंटिंग पे ही कि ऐसा मैंडेट आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो बात अलग है, मगर अगर आता है तो कम से कम वो मैंडेट शुड रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हमें इसलिए लगता है कि वो आ जाएगा क्योंकि जिस तरह और जिस हद तक सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व, इनफैक्ट उसको सिविल सोसाइटी भी कहना थोड़ा उसको कमजोर करने की बात होगी। मुझे लगता है इसमें मास मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, जन संगठन जन संगठन, बहुत सारे जन संगठन जुड़ गए हैं जो मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते, उनको पार्टी के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं है, और उनको ये भी पता है कि अगर विपक्ष आ भी जाता है तो आंदोलन जारी रखना पड़ेगा अपने मुद्दे के लिए। मगर इस वक्त उनको लगता है कि ये सरकार को हटाना संवैधानिक वसूलों के लिए, ये देश के पूरे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। ये तो पता नहीं अगले चरण में क्या होगा। जी जी। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि आपके मत सुरक्षित रहें, जनादेश का चोरी ना हो, उसके लिए जो तमाम सारी देश भर की जो जन संगठन है, जो सिविल सोसाइटी है, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं,
वो किस तरीके से अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि आपका जो जनमत है, जो आपका मतदान है, वो सुरक्षित रहे। और ये कोशिश देखिए आप सबको भी करनी है, जहाँ पे भी आप हैं, कानून के दायरे में रह के लोकतांत्रिक तरीके से। तीसरा जी, जो बात आपने बताई कि 3-4 चीज़ें कि कंट्रोल रूम बन रहे हैं, एक दिल्ली में और एक साउथ इंडिया में, शायद बेंगलोर में, उसमें हेल्पलाइन जी नंबर होंगी, एक लीगल सेल बन रहा है, एक ट्रांजिशन वॉच कमीशन बन रहा है कि सत्ता हस्तांतरण कानून और संविधान के और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हो। तो जो अब तक होता रहा, भारत में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि हारने वाली पार्टी कहते कि हम तो हारे ही नहीं, जैसा ट्रंप ने कह दिया था अमेरिका में। तो उसकी भी लेकिन तैयारी है। एक काउंटिंग को लेकर भी बड़ा संशय है कि काउंटिंग, जैसे आपने भी कहा कि काउंटिंग का आपने ट्रेनिंग दी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट होंगे वो क्या क्या चीज़ देखें मशीन खोलने से पहले, क्या क्या चीज़ देखें मशीन में रिजल्ट का बटन दबाने से पहले, कि बैटरी कितना चार्ज है, सीरियल नंबर क्या है, कितने बजे का वोटिंग शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, सब नंबर उसमें होता है। उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई फर्क है, तो फिर उसका एक लीगल सवाल उठता है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भी क्या, क्योंकि वहां तो 144 लगा होगा, तो काउंटिंग सेंटर के बाहर ये जन संगठनों का क्या योजना है, या पॉलिटिकल पार्टी की क्या योजना है? देखिए, जैसे आपने खुद कहा वहाँ पे 144 लगा रहता है, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली बाहर तो नहीं हो सकता है, मगर जैसे कि हमको पता है कि कई ग्रामीण हिस्सों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में और कई हद तक उत्तर प्रदेश में हमने सुना है कि जहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा है, बाकी हमारे किसान संगठन है, उन्होंने बस सोचा है कि हम कुछ दूरी पर, जहाँ पे मतलब 144 शायद ना लगा होगा, हम वॉच रखेंगे। अभी वो अलग-अलग जगह पे वो अलग-अलग अपना कॉम्बिनेशन होगा, अलग-अलग वो लोकल परिस्थिति देखते हुए लोग करेंगे, क्योंकि काउंटिंग सेंटर्स भी शहरों में मतलब बहुत ही क्राउडेड इलाकों में कभी-कभी होते हैं, ग्रामीण इलाकों में अलग होते हैं, तो वो लोग अपने-अपने डिसीजन लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट है। उसमें सब अपने-अपने डिसीजन, सिर्फ दायरा बस हम लोगों ने साथ में मिलकर बैठ के किया कि ये दायरा है, ये हमारा लक्ष्य है कि अगर जनमत इस तरफ हो और वो हमारे खिलाफ जा रहा है तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मगर अगर ठीक तरह से काउंटिंग नहीं हो रहा है और अगर वो जनमत को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही, जैसे ये शक है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग ने अपने बर्ताव से ये शक को बढ़ाया है। मतलब बड़ा आप है। सोचिए, सोचिए कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हस्तियां रहे हैं इन द पास्ट। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टीएन सेशन, मगर मैं याकूब कुरैशी सर का नाम लूंगी, बाकी लोग जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं ये सिस्टम में, जेम लिंडो। बहुत सारी चीजें, और जब भी कुछ कंप्लेंट उनके पास गई है, चाहे वो नागरिक के स्तर पे हो या पॉलिटिकल ऑपोजिशन, तो उन्होंने बाकायदा उसको बहुत ही सलीके से समझा है और उसके साथ बातचीत रखी है। ये इनका फर्ज है, दे आर नॉट डूइंग एनीबॉडी अ फेवर, क्योंकि चुनाव आयोग को हर तबके को विश्वास में बांध के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धारा 324 और 326 के अंतर जो आपको और हमें एक मत देने का अधिकार जो दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन प्रिजम्पशन है कि इट विल बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर मेरा आप अधिकार ही छीन रहे हैं। जी। मतलब मैकेनिकली सिर्फ वोट देना मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार ये भी है एज ए नागरिक, आपका भी अधिकार है एज ए जर्नलिस्ट एंड अ नागरिक, एज अ सिटीजन, कि आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें जहां से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बनने के चांसेस बढ़े, क्योंकि हम अब एक एक ऑटोक्रेसी नहीं है, हम एक डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारी पूरी सरकार, हमारी प्रस्तावना कहती है कि जनता के आधार पे ये सरकार बनती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमें इसमें कुछ ये नहीं है, हमें तो लगता है कि ये बहुत देर से हुआ है कि हमको वोटर अवेयरनेस हमारे पब्लिक लाइफ में इतने लेट में हमको ये सीखना पड़ा, अपने आप को ट्रेनिंग कराना पड़ा, क्योंकि कभी पहले इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। बट ये जी। अब हुआ है, लोग अपने अपने मैनुअल पढ़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सीख दे रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि ये जमहूरियत के लिए, लोकशाही के लिए बहुत ही एक हेल्दी प्रेसिडेंट है जो अब होने जा रहा है।
देखिए, इलेक्शन कमीशन और तीसरा जी शुरू से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूनिवर्सली अडॉप्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें साझेदारी है और उसका खुला वायलेशन तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने तो किया ही किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया। कि कितनी बार उनको कहा गया कि भाई ये सांप्रदायिक स्पीच है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी मुसलमानों को सीधे सीधे कह रहे हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ यही कहता है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, किसी और बिल्कुल सही। दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेंगे। और एक भी ऐसा मौका नहीं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी तो जेपी नड्डा और कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब को लिखी, जिसके खिलाफ शिकायत है उसको लिखो। अभी भी आप देखिए नहीं, कि नरेंद्र शर्मनाक, मोदी मतलब जिस तरह की भाषा ये इलेक्शन के दरमियान इस्तेमाल हुई है। हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि ये सरकार ने पहले भी किया, 2019 में और 14 में भी किया था, मगर ये इस बार हद के बाहर है। मतलब जैसे आपने पहले और दूसरे चरण में देखा कि कहीं ना कहीं चीजें हमारे हाथ से निकल रही है, तो उन्होंने बांसवाड़ा की स्पीच 22 अप्रैल को कर डाली, रविवार का दिन था। और उसके बाद जिस तरह और गिर गिर के भाषण हुए हैं, प्रधान सेवक के, गृह मंत्री के, बाकी इक्के दुक्के लोगों के, मगर मेन ये दो हस्तियां थे, वो तो मैं मानती हूँ कि लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ी, एक शर्मनाक चीज है। मैं ये भी कहूंगी कि ढेर सारे, कभी इतिहास में नहीं हुआ कि 20,000 नागरिक बांसवाड़ा की स्पीच को लेकर इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं। 20,000। आप सोचिए, कोई भी लोकशाही में ये शर्मनाक बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर के भाषण पे इतने लोगों को लगता है ये बहुत ही गलत और घिनौना भाषण है, आप नहीं दे सकते इस तरह की बात। पर उनसे रुकावट नहीं आई, उनको कोई शर्म से उन्होंने नीचे नहीं देखा। कल मैं सुन रही थी उनका एक भाषण जो सरासर वो धमकियों से मतलब ये किए कर रहे थे। हाँ, चुनाव, कि मुझको जानते नहीं हो। चुनाव, लोकतंत्र, सरकार में रहना, विपक्ष में बैठना, ये तो बस जिंदगी का हिस्सा है भाई लोकतंत्र में। और आप अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो आप लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते भाई। आप धमकियों से, चिल्ला के, इस तरह से आप थोड़ी सरकार चला सकते हैं। तीसरा जी, हम नागरिक कानूनी जवाबदेही तो एक लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के जरिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो, नैतिक जवाबदेही तो ज़रूर हम लोग तय करा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल। सिविल सोसाइटी बहुत काम कर रही है। मैंने सुना कि चिट्ठियां लिखी जा रही हैं इलेक्शन कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और क्या क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये चिट्ठियों एक्चुअली में क्या ये लिखा है? बहुत है, अच्छा देखिए, सवाल था। हाँ, ये जी जी। पोस्ट ये कार्ड जो आपने जो, है, ये ये भेजा जा रहा है, इसमें टीएन सेशन का कोट है कि इलेक्शन कमीशन सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है। और पीछे एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है दोस्तों, ये आप देखिए। और उसका मतलब ये है कि शो योर स्पाइन और रिजाइन। जी। नहीं नहीं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लोग अपना अपना निराशा जो है, अपना प्रतिरोध जो है व्यक्त कर रहे हैं प्रशांत जी। और मैं मानती हूँ दिस इज वेरी हेल्दी फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये जो कैंपेन जिसके बारे में आपने कहा, वो मतलब देश भर से हुआ, और मुझे लगता है कि लाखों के तादाद में इस तरह के पोस्ट कार्ड पोस्ट किए गए चुनाव आयोग को। साथ साथ हमारे देवर्षियम साहब ने हमको सजेशन दिया, और कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं वो, उनको भी, एंड दे आर द रिटर्निंग ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उनको भी आपको एक खत लिखना चाहिए और हमें याद दिलाना चाहिए कि संविधान के आधार पे आप वो पद पे टिके हुए हैं। आप कोई सरकार के गुलाम नहीं है, आप संविधान के ही आप सिपाही हैं। और इस तरह का भी एक ड्राफ्ट भेजा गया है, और मुझे लगता है कम से कम 40-50% ऑफ कलेक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री ने उनको ऐसे खत मिले हैं, 100% ऐसे खत मिले। साथ साथ कोशिशें ये भी है, जैसे कल मैंने देखा तमिलनाडु में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, पुडुचेरी में। आज तमिलनाडु में शायद 31, आज 31 है ना, तो रिटायर्ड जजेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है दोपहर में। तो अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। फिर वो रिटायर्ड जजेस शायद कुछ स्टेटमेंट भी देने वाले हैं, वो खुद तय कर ले कि क्योंकि वो रिटायर्ड जजेस है, तो न्यायाधीश है, तो उनको अपने अपना दायरा उनको पता है, तो किस हद तक। मगर सबको ये चिंता है
कि अगर इलेक्शन कमीशन जिसने एक पार्टीजान रोल प्ले किया है, गैर संवैधानिक रोल अभी तक प्ले किया है, अगर वो काउंटिंग देखकर एंड काउंटिंग के बियॉन्ड मैंडेट को नहीं रिस्पेक्ट करता है चुनाव आयोग, तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी हमको रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर न सिर्फ चर्चा हो रही है मगर खुले तरीके से थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू टॉर्च लाइट। आज रात को तो चेन्नई में टॉर्च लाइट मार्च भी है, प्रोटेस्ट मार्च सीएम के घर पे, कि आप बस इसके लिए चौकन्ने रहिए, आप इंडिया अलायंस के हिस्सा है, तो प्लीज बी अवेयर। तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग चीजें हो रही है। कर्नाटका में भी कुछ प्लान है, महाराष्ट्र में भी कुछ तय हो रहा है अगले 3-4 दिन में, और इसीलिए ये कैंपेन का नाम ये दिया गया है, वोटर्स विल मस्ट प्रिवेल। मतलब और मुझे लगता है ये मैं बहुत ही चाहता हूँ कि इच्छा जो है वो मानी जाए, बस उसको रिस्पेक्ट की जनादेश जाए, का और आदेश उसमें माना इसलिए जाए। बस उसमें कुछ ये नहीं है कि ये सरकार लाओ या वो सरकार लाओ, मगर जहां तक आपको लगता है कि विपक्ष को, इंडिया अलायंस को मत मिले हैं, लोगों ने दिए हैं, जनता आवाम ने मोबिलाइज किया है, आप उसको गड़बड़ा ना दे वोट काउंटिंग के दिन में। ये एक आवाज उठ रही लोगों से, जनता से, बहुत ही संजीदगी से, शांतिपूर्वक तरीके से। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको भी निकलना है। आ, मान लीजिए कि बड़ा हाइपोथेटिकल, लेकिन ऐसा संभावना, ऐसी आशंका है कि मान लीजिए कि ऐसा प्रतीत होता है विजिबली, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, कि जनादेश की चोरी हो गई है, बुरी तरीके से बेईमानी हो गई है, और 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 जो है वो एक अनैतिक सरकार जो है वो बनने जा रही है। चुनाव आयोग ने ये कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, ये जो संगठन है, जन संगठन है, मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी क्या प्लानिंग है, ये क्या करेंगे, तब क्या देख होगा? देखिए, इसके इसके ऊपर बातचीत चल रही है, मगर जिस दिन दिल्ली में ये बातचीत हुई, तो उस वक्त मैं सिर्फ ये रिपीट करूंगी जो संयुक्त किसान मोर्चा के सुरेश खौत साहब ने कहा था, और उन्होंने एक चुनौती दी विपक्ष को, इंडिया अलायंस की लीडरशिप को, कि अगर आपको ये खुलेआम लगता है कि इस तरह का हुआ, तो आपको लीडरशिप लेके सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह का निराशा भी रही है लोगों की ये विपक्ष के साथ, कि आप जितना आपको उतरना चाहिए था 10 सालों में, आपने नहीं उतरा। और अगर ये आगेवानी लेते हैं इंडिया अलायंस की लीडरशिप, तो मुझे लगता है जनता भी पीछे नहीं रहेगी। तीस्ता जी, आपने समय निकाला, और सिविल सोसाइटी काउंटिंग के दिन क्या क्या कर रहा है, जनादेश चोरी ना हो उसको बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, उसकी एक रूपरेखा आपने दी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, देखिए, इलेक्शन में अब तक क्या होता था कि जो नागरिक हैं वो इलेक्शन प्रोसेस को आउटसोर्स कर देते पॉलिटिकल पार्टीज को, कि ये इलेक्शन लड़ना, बूथ मैनेजमेंट, काउंटिंग देखना, ये सब आपका काम है। इलेक्शन की का पूरी देखरेख जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इस बार कुछ फर्क हो रहा है। इस बार फर्क ये हो रहा है कि तमाम सारे जो जन संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, छात्र संगठन है, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो भी इस प्रोसेस में शामिल हैं और एक निगरानी रख रहे हैं कि आपके जनादेश को सुरक्षित रखा जाए, वो न्यायपूर्वक संविधान के दायरे में अगली सरकार का निर्माण हो, काउंटिंग हो। तो ये रूपरेखा आपके सामने रखी तीसरा शीतलवाद जी ने, और उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को जब काउंटिंग हो वो नियम संयत हो, संविधान के दायरे में हो, और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से अगली सरकार जो है वो चुन ली जाए, जिसकी भी सरकार हो, जिसको भी जनता ने चुना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, और डीबी लाइव देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इलेक्शन की जो हमारी कवरेज है उसकी और भी वीडियोस हैं, राजीव जी के साथ हमारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, उसको भी देखिए, और न्यूज़ टाइम तो शाम को 7 बजे होता ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।